सो डियर स्टूडेंट्स, वो जो एनर्जी आप एक मीटर कवर करवाने में एक न्यूटन से लगा रहे हैं, वो एनर्जी एग्जैक्टली 1 जूल है। इसका यूनिट क्या होता है? इसकी यूनिट की बात करते हैं हम अगर तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, फोर्स है हमारे पास न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। सो आपका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। किसका यूनिट होता है? न्यूटन मीटर, वर्क का। और ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 जूल होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया अगर व्हाट इज मीन बाय 1 जूल, फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम बाय 1 मीटर, द एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं, द एनर्जी रिक्वायर्ड to exert a force of 1 Newton on an object of 1 kilogram of mass to displace this object 1 meter. So this energy is exactly equal to 1 joule. मतलब वो एनर्जी हमें रिक्वायर हो जो कि 1 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में, कितना डिस्प्लेस करने में, 1 मीटर डिस्प्लेस करने में रिक्वायर हो, इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं कि ये 1 जूल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक और बात होती है, बात ये होती है कि अब इसकी कुछ केसेस हो रही है, वर्क किस पर डिपेंड करता है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? पहले तो ये है आपके पास फोर्स। आपका जो वर्क है वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर। अगर फोर्स जीरो कर दोगे, वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो। अगर फोर्स जीरो कर दो, लाजमी सी बात है कि आपकी जो वर्क होगा वो भी जीरो हो जाएगा। दूसरा करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे किस तरह से डिपेंड करता है, आइए मैं इसकी आपको बड़ी प्यारी एग्जांपल दूं। देखें, फर्ज करें कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और वो कुछ इस तरह से आपकी इस सर्कुलर पाथ के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जो डेल आर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है सर्कुलर पाथ की, वो होती है आर एफ माइनस, उसका फार्मूला है ना ये, आर एफ माइनस आर आई इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। अब फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ सर्कुलर पाथ पे अगेन अपनी वही पोजीशन पर आ जाता है, मतलब इसकी जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है वो सेम हो जाती है। जब इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। जब हम अब अगर वर्क का फॉर्मूला लें, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्या है? एफ डॉट डी, ये फॉर्मूला इसका ये है, एफ डॉट डी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। अच्छा, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स से तो क्या आंसर आएगा? जीरो आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो सर्कुलर पाथ और ऑब्जेक्ट अगर है और उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपका जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, एंगल बिटवीन, थर्ड चीज है हमारे पास एंगल के ऊपर। आइए अब हम इसको सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल पर किस तरह से भाई वो हमारा जो वर्क है डिपेंड करता है। फर्ज करें कि आपके पास है ना, ये एक क्या है, इसको हम केसेस भी कहते हैं वर्क के। ये एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने फोर्स लगाई, तो फोर्स कितनी लगाई? फर्ज कर एफ। ठीक है, और ये डिस्प्लेस्ड हुआ इस डायरेक्शन में डी। अच्छा, अब आप देखें तो फोर्स की डायरेक्शन भी यूं है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यूं है, मतलब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बना हो कितना बना? थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वर्क, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं तो वर्क पे क्या इफेक्ट होता है। सो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, डॉट खत्म करेंगे, क्या आएगा आपके पास? कोस थीटा आएगा। तो इट विल बी इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, थीटा आपके पास क्या है? जीरो।
सो आप यहाँ पर पुट करेंगे एफ डी cos 0। cos 0 क्या होता है? cos 0 इक्वल होता है आपके 1 के, ठीक है। अच्छा जी, सो एफ डी cos 0 1 की इक्वल होता है, तो आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी से, क्या आंसर आएगा? 1 एफ डी आंसर आएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो वर्क है वो क्या हो गया? पॉजिटिव और मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ये कि आपका ज्यादा से ज्यादा वर्क जब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स इस तरह लगाएं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के पैरेलल हो। तो जब ये कंडीशन होती है तो आपका वर्क पॉजिटिव और मैक्सिमम होता है। सो दिस इज द केस नंबर 1 ऑफ वर्क, ठीक है। आइए हम चलते हैं इस केस के सेकंड पार्ट पर, जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव वर्क होगा। वो भी बड़ा इजी है। अच्छा जी, इसको हम रफ करते हैं। ओके, हो गया रफ। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास है ना एक एलिवेटर है जिसको हम कहते हैं कि लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में एक बंदा है जो कि इस तरह से खड़ा हुआ है, और लाजमी सी बात है ये लिफ्ट डिस्प्लेस्ड होती है ऊपर वाली डायरेक्शन में, और इस बंदे का जो वेट है वो कुछ इस तरह से है W। इस कंडीशन में आपका जो थीटा है, वेट क्या है? फोर्स है ना, थीटा है, वो थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन न्यू, फोर्स की डायरेक्शन आपके पास कुछ इस तरह से न्यू। तो थीटा आपके पास क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया दोनों, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट है। जब कोई भी चीज अपोजिट होती है तो एंगल क्या होता है उसके दरमियान में? 180 डिग्री। आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। थीटा क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास? 180। सो एफ डी कोस 180, ठीक है। कोस 180 क्या होता है? कोस 180 हमारे पास बराबर होता है -1 के। सो -1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? एफ डी माइनस एफ डी आंसर आएगा। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि भाई ये जो वर्क है ना आपके पास, बताएं क्या इस वर्क की वजह से या इस वेट की, ये वेट वाली फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इस लिफ्ट के अंदर जिसको हम ह्यूमन कह रहे हैं, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब किसी फोर्स से या जब किसी फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन ना हो रहा हो तो वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव और जीरो। क्लियर है? दिस इज केस नंबर 2। तो इस कंडीशन में आपका जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है जब एंगल 180 हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। फोर्स जरूरी नहीं है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हो, फोर्स इसका वेट भी हो सकता है, जैसे हमने इस कंडीशन के अंदर देखा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, जिसको हम कहते हैं कि वर्क इज जीरो। और वो एग्जांपल हमारे पास क्या है? वो एग्जांपल ये है कि फर्ज करें आपके पास एक कार है, ठीक है, इस तरह से। वाओ, बहुत जबरदस्त कार है। ये कार है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है इस तरह से। अच्छा, ये कार कहाँ मूव कर रही है? आगे, ये आगे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट न्यू है। इस ऑब्जेक्ट का वेट कुछ इस डायरेक्शन में है W। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट न्यू, ठीक है, और जो वेट है वो कुछ इस तरह से। इसका मतलब वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर है ना दोनों एक दूसरे के। आइए इसको चेक कर लेते हैं कि वर्क क्या होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। बताएं कि क्या ये जो ह्यूमन है, क्या ये जो ह्यूमन इस ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से आगे डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं, बल्कि उस कार के इंजन की फोर्स की वजह से कार चल रही है, इस वेट की वजह से थोड़ी चल रही है। तो इसका मतलब ये, इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा। इसको मैथमेटिकली तो आपका वर्क क्या हो गया? इस फोर्स की वजह से जीरो हो गया। मैथमेटिकली देख लें, सो W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90। सो कोस 90 क्या होता है? जीरो। सो कोस 90 इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो मल्टीप्लाई बाय एफ इनटू डी विल बी इक्वल टू जीरो। सो आपका वर्क अब क्या हो गया इस कंडीशन में? जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया? क्योंकि इस फोर्स की वजह से, किस फोर्स की वजह से? इस वेट की वजह से आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस कार में बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा। सो वर्क हमने आज डिस्कस किया, इसकी टाइप्स डिस्कस की, इसके केसेस डिस्कस किए, यूनिट टू डायमेंशन और इसका डेफिनेशन हमने डिस्कस की। सो उम्मीद करता हूँ आपके लेक्चर समझ में आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।